Assalamu alaikum. I'm Naila Rizwan, speech and language pathologist and director of WBC. के सोसाइटी अवेयरनेस के लिए हमने अपने वेलबींग प्लेटफॉर्म से एक लाइव सेशंस का स्टार्ट लिया था और आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसमें आज हम दोबारा आपको ज्वाइन कर रहे हैं अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं गुल बलोच। इनको 8 साल हो गए हैं वर्क करते हुए। अगर इनका इंट्रोडक्शन में बयान करूँ तो इन्होंने अपना बैचलर कराची से कंप्लीट किया, देन इन्होंने AFIRM में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। आर्मी स्पेशल स्कूल में इन्होंने 3 साल वर्क किया और स्पेशल नीड बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम किया और करंटली ये दुबई में एक पेडियाट्रिक सेंटर में एज अ थेरेपिस्ट वर्क कर रहे हैं। ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड और सबसे पहले तो हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो हम अपने पेज पे वेलकम करते हैं गुल बलोच साहब को। अस्सलाम वालेकुम गुल बलोच साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच गुल, आपने इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया और स्पेशली बाहर काम करते हुए आपने ये सोचा कि आप अपने कंट्री में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये बहुत अप्रिशिएटेबल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और ऑलवेज वेलकम अपने अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने मुल्क के लिए। स्पेशली वाक़ई ये हमें पता चलता है जब बाहर से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस चीज़ का हमें भी एहसास होता है कि आप लोगों में कितनी मोहब्बत है। अच्छा गुल, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि क्योंकि एक पेंडेमिक में से पूरी दुनिया, पाकिस्तान भी उसी का एक हिस्सा है और गुज़र रहा है। तो बिल्कुल। स्पेशली जो हम अपनी गुफ्तगू करेंगे उसमें उन पेरेंट्स को ज़रूर टारगेट करेंगे कि किस तरीके से वो घर में इन जो थेरेपीज़ हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हेल्प आउट हो सकती है हमारी गुफ्तगू के लिए, ठीक है? एक और दूसरा ओके। रिक्वेस्ट कि थोड़ा-सा हम कम यूज़ इसलिए भी करेंगे कि हमें जो ऑडियंस सुनने वाली है उसमें मैक्सिमम जो तादाद है वो पेरेंट्स की भी है। तो बड़े सिंपल वे में मेरी कोशिश होती है और ऑब्वियसली मैं रिक्वेस्ट गेस्ट से भी करती हूँ, सिंपल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए समझने वाले। अच्छा गुल, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी को थोड़ा-सा ब्रीफ बयान करें क्योंकि जितना फेमस, जितना कॉमन हमारी कंट्री में स्पीच थेरेपी है या फिजियोथेरेपी है, इतने ज़्यादा नहीं अवेयर पेरेंट्स और हमारी ऑडियंस ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में, तो थोड़ा-सा ब्रीफ हमें बताना चाहेंगे आप? ऑक्यूपेशन थेरेपी एक्चुअली एक ब्रॉड इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट है और जिसमें मैं आपको इतना बता पेरेंट्स के लिए कि हमारे हमारे कुछ डोमेन्स हैं जिनमें हम काम करते हैं। एक है फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर और सेंसरी और ADL और होम मॉडिफिकेशंस। ओके, इन सब में तो अगर हम डिफाइन करें ऑक्यूपेशनल थेरेपी को, एक फेमस डेफिनेशन है जिसमें जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो वर्ड ऑक्यूपेशन से निकला है। ये एक्चुअली सिर्फ पेरेंट्स के लिए है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बल्कि जस्ट लाइक स्पीच थेरेपी और फिजियो एडल्ट्स के लिए भी है और विथ लाइक एवरी एज रेंज। ओके, तो डेफिनेशन इसकी ये होती है कि जो भी जिस जिस क्लाइंट का जो भी ऑक्यूपेशन है, जो इसका वर्क है, उन उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो उसको हेल्प आउट करने के लिए उसको इंडिपेंडेंट करते हैं। अगर इस लेट सपोज स्कूल गोइंग है, उसका उसका एक्चुअली लाइफ स्किल स्कूल वर्क है और या उसकी अपनी ADLs हैं और एक ऑफिस वर्कर होता है तो उसका एक ऑक्यूपेशन, उसका जो मेन काम है लाइफ का वो है ऑफिस गोइंग। तो उसमें जो डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं ड्यू टू एनी इंजरी और कंजेनिटल डिजीज़, तो उनको हेल्प आउट करने के लिए और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का काम है। डिफरेंट तरीके से हेल्प आउट कर रहे होते हैं फाइन मोटर के थ्रू। मतलब जैसे अगर स्कूल गोइंग है तो उसकी एकेडमिक्स में हेल्प आउट करना, उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग करना ताकि वो पेंसिल को सही से पकड़ ले, अपनी राइटिंग्स कर ले और खुद को ड्रेसअप कर ले इंडिपेंडेंटली, टॉयलेट ट्रेनिंग और फीडिंग यानी स्किल्स, ये सब फुली हम लोगों ने ऑक्यूपेशनल फुली। थेरेपिस्ट का बड़ा वास्ट काम है मेरे ख्याल में, जैसे जी, उसने हर तरीके से ही उसको इंडिपेंडेंट हर करना तरीके होता से, है, हर सही? हर एंगल से, चाहे वो गिलास को पकड़ना हो, चाहे वो पेन को पकड़ना हो, कि इनको हुँ, फाइन मोटर कहते हैं। और
ना सिर्फ मसल इम्प्रूविंग, मसल स्ट्रेंथनिंग में काम ओटी हेल्प आउट करती है, और सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू भी, जो विद डिफरेंट एक्सरसाइजेज, तो उनको हेल्प आउट होगा करती है। और होम प्लानिंग के साथ भी, जो स्पेशली जो पेंडेमिक में जो आजकल बच्चे घर पे ही हैं, तो उनके लिए हम प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं ताकि वो जितनी भी एक्सरसाइज क्लिनिक्स में ले रही हैं, तो वो अपने घर में भी कैरी आउट कर सकें प्लीज। पेरेंट्स। फाइन फाइन। अच्छा, कुल ये तो हमारे एरियाज हो गए जिसको हम टैकल करते हैं अपने जी। सेशन के दौरान, लेकिन कौन कौन से अमराज में हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है? हाईलाइट कौन कौन से हैं जिसमें ओके ये एरिया तो डैमेज होते हैं, लेकिन कुछ हाँ, बीमारियां स्पेशल ऑटिज्म वगैरह, तो वो काइंडली अगर थोड़ा हमें बता दें डिटेल। अगर हम बच्चों की बात करें, ऑटिज्म, ठीक है, अंडर स्पेक्ट्रम में जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उसमें ओटी का रोल है, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम में, एडीएचडी में, सीपी में, ओके, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, जो हम्म। जितने भी बच्चों की कंडीशंस हैं, उनमें ओटी का रोल है, जितनी भी, हर वैरायटी में एक्चुअली। ओके इट्स वाइड फाइन। रेंज, हाँ। और सेम 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 अडल्ट्स में भी, जैसे स्ट्रोक हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, नर्व इंजरी, ओके, ब्रेन इंजरीज, उनमें भी ओटी का रोल है। बहुत ज़्यादा, ओके फाइन। अच्छा, कुल जब जैसे कि हम बात करते हैं, आपने बच्चों के साथ भी काम किया एफआईआरएम में, जैसे कि मुख्तलिफ एक्सपोजर आपने लिए, तो बेस्ट एज जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जानी चाहिए बच्चों के लिए, तो आप क्या हम्म। पेरेंट्स अ, को? देखें, जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, मोस्टली पेरेंट्स अवेयर नहीं होते कि ओके प्रॉब्लम है। जैसे आजकल जो 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 पेरेंट्स को जो मेन चीज़ जो हाईलाइट कर रही होती है, कि उनको फिर लगता है कि ओके थेरेपी स्टार्ट लेनी चाहिए, करनी चाहिए, या फिर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वो मेन है स्पीच। लेकिन स्पीच से पहले ही काफ़ी सारी, जैसे माइलस्टोन प्रॉपर अचीव नहीं हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स इग्नोर कर रहे होते हैं। और हुँ, तो उनको सिर्फ मेन चीज़ लगती है स्पीच डिले, बच्चा बोल नहीं रहा, 2+ है, 3+। बिल्कुल ऐसा ही उसके है। जी। तो लेकिन उससे पहले भी काफ़ी सारी हाइलाइटेड चीज़ें हैं जो बच्चों को, पेरेंट्स को नज़र नहीं आ रही होती हैं। तो जो बेस्ट एज है वो है अर्ली इंटरवेंशन। हम लोग यहाँ पे न्यू बॉर्न को भी ओटी थेरेपीज दे रही होती हैं, क्योंकि वेल डन। यहाँ पे जी, यहाँ पे डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो सकती है। और इवन ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। अगर अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या और कोई डिसेबिलिटी के साथ बच्चा पैदा होगा, तो उसको कवर अप करने के लिए अर्ली इंटरवेंशंस की जाती हैं। तो like my answer will be like, as soon as possible, as early intervention would be, it would be better. इट्स मीन हम बर्थ के बाद भी अगर स्टार्ट करना चाहें कुछ मंथ्स के बच्चों में भी, तो इट्स वेरी ऑफ गुड। कोर्स, हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे देखें पैदा होते हैं तो उनको जो हमारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं हम उन पे काम कर रहे होते हैं। जैसे बच्चा शुरू में एग्जैक्टली। ही, और इतनी मूवमेंट नहीं होती है, मतलब एज पर एज, ऑफ कोर्स, वो सिर्फ क्या करता है, वो दूध पीता है। ओके। और यहाँ पे कोई भी एक टिपिकल बच्चे को यहाँ पे टच करें तो वो अपना हेड टर्न कर रहा होता है, वो फूड की ऐसा सर्च ही में। है। जो जो एटिपिकल बच्चे होते हैं उनको फीलिंग ही नहीं रिफ्लेक्सेस आ रही होते होती, वो, हाँ, रिफ्लेक्सेस नहीं होती। तो ऑफ कोर्स जितना अर्ली इंटरवेंशन होगा उतना ही अच्छा। हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा बहुत ज्यादा एक ट्रेंड है कि हम लोग इंतजार हो जाएगा हो जाएगा, इवन स्पीच में भी जी, नो डाउट कि स्पीच में ज्यादा ही ध्यान देते हैं पेरेंट्स, लेकिन बावजूद उसके बहुत ज्यादा टाइम उनका इस चक्कर में गुजर जाता है कि इसका फलान भी नहीं देर से बोला था, फलान भी जल्दी नहीं एग्जैक्टली, बोला, थोड़ी एग्जैक्टली। कर रहे हैं, तो ऐसा होता है, वो कंपैरिजन में चक्कर में आ जाती है। जैसे कि बाहर के कंट्रीज में एक बहुत ज्यादा है एडीएचडी की और ऑटिज्म की, तो पाकिस्तान में भी अब कुछ तो मिस डायग्नोसिस भी हैं, बट काफी ज्यादा तादाद बढ़ती जा रही है, तो स्पेशली इसी को थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं एडीएचडी के हवाले से और ऑटिज्म के हवाले से, कि पेरेंट्स किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, स्पेशली जिस टाइम में वो सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं। हम्म। देखें, ये तो अगर अगर पेरेंट्स ऑलरेडी सर्विसेज ले रहे थे तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि थेरेपीज कैसे कैरी आउट हो सकती हैं, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, और उनके उनके सिम्टम्स और नीड्स डिफरेंट हैं, ठीक है। और जो घर में सेंसरी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर फाइन मोटर के हवाले से जितने भी उनकी जो ट्रीटमेंट प्लान है, वो हम घर की मॉडिफिकेशंस करके बताते हैं, एज अ होम प्लान, जिसको आप सेंसरी डाइट भी कहते हैं या होम प्लान भी कहते हैं। और जैसे देखें,
बहुत पहले जैसे शुरू में काफ़ी ज़्यादा इंडोर गेम्स होती थी घर में ही, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन, फुटबॉल, सिंपल इवन इवन टग ऑफ वॉर, या फिर इवन सिंपल कुशन या पिलोज को उठा के एक दूसरे को मारते थे। एग्जैक्ट। ओके, सो सिंपल इंडोर गेम्स, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा बाउंड हो गई, स्क्रीन टाइम, और हर कोई बिजी है, लाइफ लाइफ ऐसी होगी। तो सिंपल सिंपल गेम्स, उनको उनको जंपिंग करवाएं, उनको एज पर नीड मैं बता रहा हूँ। और किस एक कुशन के ऊपर कुशन कुशन से उनको मसाज दें, और बाउंसिंग करवाएं बॉल के ऊपर या बेड के ऊपर। सिंपल सिंपल इंडोर गेम्स जितनी भी हो सकती हैं वो सब, बिल्कुल। जितनी भी बॉल स्किल्स हैं, जैसे कैच एंड थ्रो, और या फिर एक डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स मिलके अगर कैच एंड थ्रो करेंगे या फिर कोई भी डिफरेंट गेम करेंगे, उसमें बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, जॉइंट अटेंशन बढ़ सकती है, आई कांटेक्ट अच्छा हो सकता है। ओके, जितने भी उनको मतलब ऑल द टाइम एंगेज रखें, फुल फुल बिजी रखें। और ये जैसे ही तो देखें कोई बिहेवियर्स आ रहे हैं या फिर कोई टेंट्रम शो कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करके कोई एक्टिविटी पकड़ा दें उनको काम करने के लिए। चेंज कर दें, बिल्कुल। ये तो वो चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन हैं, हम कर सकते हैं। बहुत और कॉमन है स्पेशली जी। इस वक़्त तो तमाम सिबलिंग्स वगैरह घर होते हैं, तो इज़िली जी। हो सकता है पेरेंट्स गाइडलाइन के साथ। अच्छा, जैसे कि आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि पहले ये एक्टिविटीज़ होती थी, अब सब चीज़ें ओमिट होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये चीज़ें तो हमारे नॉर्मल बच्चों, अब तो फिजिकल एक्टिविटीज नॉर्मल बच्चे भी पूरा पूरा दिन नेट पे गुजार देते हैं। तो क्या कहते हैं कि एग्जैक्टली। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ये नॉर्मल बच्चे कितना ज्यादा इसको किया जा सकता है, उनको भी लाया जा सकता है? कि क्या आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जो बिल्कुल ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिकमेंड की जाती है? जी, हमारे पास आते हैं केसेस रेफर होके स्पेशली स्कूल से, जिनको प्रॉब्लम होती है, जैसे राइटिंग इश्यूज। बच्चे वैसे कोई डायग्नोसिस नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम होती है उनको पेंसिल पकड़ने में या राइटिंग करने में, या फिर बोर्ड से कॉपी करना अपनी कॉपी पे, या कंसंट्रेशन इश्यूज के साथ। ठीक है। हम्म। और तो डेफिनेटली उनकी लाइफस्टाइल की वजह से ये एरियाज उनके अफेक्ट होते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी इनको इस हवाले से हेल्प आउट कर सकती है कि जितने भी मतलब उनकी एज पर हिस्ट्री, उनकी एक तो हिस्ट्री ली जाती है, फिर प्रॉपर असेसमेंट के कौन से एरिया में वो लेकिंग कर रहे हैं, या फिर वो ग्रॉस मोटर है, सेंस वो प्रॉपर परसीव नहीं कर रहे किसी चीज़ को, और कंसंट्रेशन नहीं है तो किस वजह से नहीं है। ओके, सो विथ डिफरेंट इंडोर एक्टिविटीज़ में सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू हम टिपिकल बच्चों को भी हेल्प आउट करते हैं। आई थिंक सो, शायद पाकिस्तान में ये इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है या बहुत कॉमन हम्म। नहीं। लेकिन इनके लिए क्या कहते हैं, बीइंग अ मदर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या इनकी रेगुलर थेरेपी होती है या आप एक होम प्लान डिज़ाइन करते हैं और जो पेरेंट्स को गाइड करते हैं? क्या सजेशंस होती है इनके लिए, स्पेशली नॉर्मल बच्चों के दो केसेस? दोनों हाँ। चीज़ें, प्रॉब्लम की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। हम थेरेपीज इंटेंसिव ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं डेली बेसिस पे भी, और होम प्लान भी दे रहे होते हैं, या फिर वंस अ वीक भी। अफोर्डेबिलिटी पे और उनकी ट्रैवलिंग पे डिपेंड करता है, फिर उनको हम होम प्लान दे के फिर फॉलोअप ले लेते हैं वंस अ मंथ या फिर ट्वाइस हुँ, अ मंथ। और उनके लिए मोस्टली इंडोर गेम्स डिज़ाइन करके उनको रिकमेंड करते हैं, जिनमें जिनमें फोकस ये होता है कि उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग हो, उनकी हुँ, कंसंट्रेशन हुँ, अच्छी हो, उनको उनको टारगेटिंग और शूटिंग गेम्स डिज़ाइन करके बताते हैं कि किस क्या क्या घर में आप कर सकते हैं जिनसे कंसंट्रेशन और अटेंशन इम्प्रूव हो, मसल स्ट्रेंथनिंग हो, और घर की कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकती हैं जिनमें उनकी हेल्प आउट हो जाए, उनकी फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्ट्रॉन्ग करने में, और समझ। इस तरह की चीज़ें। स्पेशली इस सवाल से तो मैं ये कहूँगी कि बहुत से नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स भी काफ़ी अलर्ट हो गए होंगे कि हाँ, प्रोफेशनल थेरेपी की ज़रूरत है। और अब डेफिनेटली। बाकी की बाकी ये चीज़ें घर में डिज़ाइन की जा सकती हैं। और हम्म। उनको कर लेना चाहिए। अगर थोड़ा-सा नेट पे जी। सर्च करें या गाइडलाइन ली जाए तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स बिल्कुल। के लिए काफ़ी हो जाता है। अच्छा, गुल, हम लोग एक रिहैब में चला रही हूँ जिसमें डिफरेंट थेरेपीज़ को लेके मूव कर रही हूँ। तो स्पेशली अडल्ट के कि लोग हैं वो फिजियोथेरेपी को, अगर उनकी मसल्स का इशू आ रहा है या जो भी है, तो वो फिजियोथेरेपी को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो इस ओके। हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन-कौन सी कॉज़ेज़ होती हैं जिनकी वजह
वजह से मसल्स वगैरह में इशू आ जाता है, ब्रेन डैमेज का कौन सा एरिया होता है, और उनके लिए आप कितना इसको प्रेफर करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी को? स्पेशली मसल्स को, अगर मसल्स की बात करें या फिर जैसे आपने फिजियो और ओटी का बताया, तो ओटी ओटी मोस्टली फाइन मोटर को कवर करता है, या फिर यूँ समझ लें अपर लिम्स को। ओके, अगर अगर एक रिहैब सेंटर में फिजियो और ओटी होता है तो उसमें मोस्टली हम लोग फाइन मोटर और अपर लिम स्ट्रेंथनिंग या अपर लिम रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाते हैं। ओके, सो ओटी कवर करता है मोस्टली अपर लिम को, और डिफरेंट जैसे फिजियोज मोस्टली मॉड्यूलेटरी यूज़ करते हैं, या फिर मैनुअल मसल मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू, या फिर मसल स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं डिफरेंट मॉडलिटीज़ के थ्रू। जो ओटी है स्पेशली हम लोग कवर करते हैं थ्रू एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़। ओके, जैसे लेट्स सपोज इतनी बच्चे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि पेंसिल को होल्ड करे, तो हम एक्टिविटीज़ ऐसी करवाते हैं जिनमें आपकी ट्राइपॉड या फिर ये जो ग्रिप है वो यूज़ हो, और या फिर ये तीनों फिंगर्स इंक्लूडिंग थंब यूज़ हो, और या फिर पेन को मॉडिफाई करके उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि इंडिपेंडेंटली विदाउट प्रॉम्प्ट वो लिख पाए। या फिर सेम जैसे किसी कप को होल्ड करना है या गिलास को पकड़ के मुंह तक लेके जाना है, जितनी भी हमारी मसल स्ट्रेंथनिंग चाहिए, मसल स्ट्रेंथ या फिर रेंज ऑफ मोशन, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। अच्छा, तो एक बात पूछूंगी कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट भी मसल्स पे काम कर रहा होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी मसल पे काम कर रहा होता है, अगर जो हमारा क्लाइंट है वो एक चीज को प्रेफर करता है, कहता है मैं ओके काम तो एक ही चीज पे हो रहा है, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, कन्विंस करेंगे कि ओके यार ये एक फंक्शनल चीज है और वो एक स्ट्रेंथन चीज है? फिर से बात, क्लाइंट इस चक्कर में कंफ्यूज है कि ओके काम तो हो रहा है, मसल्स पे ही हो रहा है, इट्स ओके फाइन। तो जैसे मैंने बताया कि ओटी के डिफरेंट डोमेन्स थे शुरू में, जैसे फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर और एडीएल, और बेसिकली एक टीम वर्क होती है जिसमें एक केस को लेकर हम लोग बैठते हैं, जिसमें फिजियो, ओटी और बाकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मेंबर्स होते हैं। तो एरियाज डिवाइडेड हो रहे होते हैं ऑलरेडी। जैसे लेट्स सपोज जैसे आपने केस बताया उसमें ओके फाइन, मसल स्ट्रेंथनिंग पे फिजियो काम कर रहा है, लेकिन उसका डेफिनेटली दूसरे एरियाज भी अफेक्टेड होंगे, जैसे सेंसरी या फिर लाइफ स्किल्स, डेली लाइफ स्किल्स। जैसे वो बटन भी नहीं बंद कर रहा होगा, पेरेंट्स या कोई उसकी नैनी हेल्प आउट कर रही होगी बटन बंद करने में, ड्रेस अप करने में। ओके, या फिर उसको उसको वो डिपेंडेंट होगा फीडिंग में। ओके, तो मोबिलिटी में, तो ओटी में इन चीज़ों की ट्रेनिंग उनको देते हैं ताकि उनको डिफरेंट लगे। ओके, मसल स्ट्रेंथिंग तो हो गई, इतनी इतनी स्ट्रेंथ हो गई है कि वो ग्लास पकड़ रहा है, लेकिन उसको उसको कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, पीने में या पानी गिर रहा है, या फिर सेम मसल स्ट्रेंथ इतनी हो गई है कि वो स्पून को पकड़ रहा है लेकिन उसको फंक्शनल वे में यूज़ नहीं कर पा रहा। तो हम इंडिपेंडेंट लाइफ स्किल्स सिखा रहे होते हैं, इनको डेली लाइफ स्किल्स बोलते हैं। सो ये चीज़ डिफरेंशिएट कर सकती है, और आई थिंक पेशेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं इन चीज़ों से, उनको एक अच्छा लगता है कि ओके इंडिपेंडेंट हो गए हम लोग। और स्पेशली इस प्रोग्राम में मैं ये कहना चाहूँगी, वो बंदे जो स्ट्रोक के पेशेंट जिनको अटेंड कर रहे हैं, उनके अडल्ट्स पे ये केसेस हैं, हम स्पेशली हमारे लव का एक ही तरीका होता है कि हम लोग उसको हर काम करके दे देते हैं, इवन कि वो ग्लास अगर यहाँ तक ला भी, हम कोशिश करते हैं कि उसको पिला दें, ठीक है, और उसको टोटल ड्रेस अनड्रेस खुद कर रहे होते हैं, जो वो कर सक रहा होता है या उसकी साइड अफेक्टेड नहीं होती उसको भी यूज नहीं कर रहा होता। ये हम कहना चाहते हैं उसको इंडिपेंडेंट करें, उसको कोशिश करें कि वो खुद से अपना काम करें, ऐसा ही है ना? और ऐसा ही है, बिल्कुल सेम 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 बच्चों में भी जो जैसे सीपी है, और एक्चुअली अगर हाई फंक्शनिंग सीपी है या फिर हाई फंक्शनिंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, या फिर विद किसी भी डिसेबिलिटी के साथ बच्चा है, और वो क्या करता है फिर बिकॉज ऑफ लाइक डिपेंडेंसी वो अपना अफेक्टेड साइड भी यूज करना भूल जाता है, तो फिर इग्नोरेंस हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है, वी हैव नंबर ऑफ केसेस के ऐसा हो रहा है। एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल उसका लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, ओके, लेकिन फिर हम इवन उसको इतना मजबूर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना फंक्शनिंग करते हैं उनकी बच्चे की, या फिर होम मॉडिफिकेशन करके, ताकि वो अपना लेफ्ट साइड भी यूज करे। इवन इवन उसकी मतलब हैबिट हो जाती है कि वो राइट साइड पर ही देख के बात करता है, या फिर जितनी भी उसकी चीज़ें हैं हम इवन होम मॉडिफिकेशन या फिर उसकी क्लासरूम मॉडिफिकेशन इस तरह बनाते हैं कि वो सारी चीज़ें लेफ्ट साइड पर हों,
ओके, और इवन उसकी चीज़ें भी पेन, पेंसिल, ग्लास, बॉटल, ताकि वो मिड लाइन क्रॉसिंग करके राइट साइड यूज़ करे वो हुँ, उठाने के लिए, या फिर लेफ्ट साइड को ही यूज़ करे विद प्रॉम्प्ट। तो एक होम मॉडिफिकेशन का एरिया भी इसमें आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है और शुरू में तो ऑब्वियसली कोई भी क्लाइंट होता है तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। हम उसको बिल्कुल। टाइम दें, बहुत सारा टाइम दें ताकि वो करे खुद। ओह! वेरी गुड। अच्छा आपका इंटरेस्ट एरिया मैं देख रही थी आपके प्रोफ़ाइल में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आप स्कूल रेडीनेस पे भी आपका बहुत इंटरेस्ट एरिया है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल रेडीनेस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और किस चीज़ पे आप फ़ोकस करते हैं बीइंग अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट? हमारे पास एक एक प्रोग्राम है जिसमें पहले तो वन ऑन वन सेशंस ले रहे होते हैं, ओके, उसके बाद फिर जैसे ही बच्चे की परफॉर्मेंस और स्किल्स डेवलप होती हैं, फिर हम लोग एक स्कूल हुँ, रेडीनेस प्रोग्राम में उनको डालते हैं, जो कि एक्चुअली रेडी हुँ। हो रहे होते हैं एक मेन स्ट्रीम स्कूल के लिए, जिसमें जिसमें एक 3-4 बच्चों का ग्रुप होता है क्लास में, और ओके, फाइन। उनकी डिफरेंट उनकी उनकी सोशल स्किल्स पे काम करते हैं, उनकी वेटिंग स्किल्स पे, लिसनिंग स्किल्स, और कॉपी बोर्ड से अपनी कॉपी पे लिखना, कॉपी करना, और जस्ट जस्ट लाइक ए क्लासरूम मेन स्ट्रीम में, ताकि कैसे वहाँ पे जाके वो करें। और दूसरा ये कि ओके, फिर फाइन। उसमें हमें पता चलता है कि ओके, अभी अगर सोशलाइज हो पा रहे हैं या नहीं, या फिर उसको प्रॉब्लम क्या हो सकती है अगर अगर इतने क्राउड में उसको डालेंगे, क्योंकि वन ऑन वन थेरेपी हुँ, क्लासरूम या ग्रुप में डिफरेंट काफ़ी फ़र्क है। और उसके अलावा फिर हमें पता चलता है कि इसकी क्या नीड है, कौन सी इसको बोर कर रही है, कौन सी सेंसिटिव नीड्स हैं, और कौन से एरियाज में इसको डिफिकल्टी हो रही है, क्या फिर वो दूसरे लाइक बच्चों को देखे देखे कॉपी कर रहा है, नहीं डांस स्टेप्स कॉपी कर रहा है या नहीं, या फिर ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज जैसे ग्रुप में करवाते हैं, कैच एंड थ्रो, हिटिंग, डिफरेंट एज पर एज और स्किल्स। तो वो एरियाज हमें एक्चुअली ज़्यादा हाईलाइट होकर पता चलती हैं, जस्ट लाइक एक जनरल नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके फाइन। इट्स मीन जैसे हर थेरेपिस्ट की ये कोशिश होती है कि वो इंडिविजुअल थेरेपी देने के बाद उस स्किल को जर्नलाइज करे तो ऑफ कोर्स। ऑक्यूपेशनल काम ही यही है कि जब तक वो जर्नलाइज नहीं होगी तब तक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम खत्म नहीं होगा। तो ये हाँ हाँ सच बिल्कुल। लाइक क्लासरूम में कि कंडक्ट हम करते लोग, क्लास। क्योंकि क्योंकि एक्चुअली एक्चुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सेंसरी अगर मैं बात करूं, तो हम लोग काम करते हैं ब्रेन बॉडी कनेक्शन पे। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे एक काफ़ी काफ़ी जर्नल क्वेश्चंस, एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग, लेकिन जर्नल क्वेश्चंस हमें पेरेंट्स बताते हैं, जैसे अगर वो स्मॉल ले जाते तो बच्चा रैंडमली भाग रहा होता है, ओके, या फिर घर में वो टिक के बैठता नहीं है, वो भाग रहा होता है, ये एक जनरल क्वेश्चन है जनरल सिनेरियो में। लेकिन जैसे ऐसा ही ही। रूम में आएगा, थेरेपी रूम में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट उसको मिलेगा, एक विद थेरेपिस्ट फेस, उसको फॉलो करना है, उसको बैठना है, और मतलब टोटली डिफरेंट ऑपोजिट देन लाइक होम इन्वायरमेंट, ओके। सो एक जनरल इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, वो एक जनरल इन्वायरमेंट से ही पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं वो अगर हमें उसकी, जनरल हाँ मिलेगी। हाँ, और अगर जैसे एक बच्चा सीढ़ियाँ उतरते या चढ़ते वक्त बहुत डर रहा होता है, या जो उसके साथ केयरगिवर होता है, पेरेंट्स, उसको जोर जोर से उसका हाथ या उसकी शर्ट पकड़ के चढ़ रहा होता है, ओके। तो अगर सेंसरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूं, तो या तो उसको पता नहीं है कि मैं कितना अपनी लेग को लिफ्ट करके एक स्टेप्स में लेता जाऊं, या फिर कितने स्टेप्स मैं उतरूं, उसको डिस्टेंस मेजरमेंट में प्रॉब्लम होती है, डेप्थ परसेप्शन में, या फिर उसको हाइट से डर लग रहा होता है, वो एक हमारा एक सेंस है, सेंसरी। वेस्टिबुलर सिस्टम। जी। हाँ, तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा डेफिनेटली, और तो फिर रिजल्ट पेरेंट्स को पता चलेगा जनरल इन्वायरमेंट में, उसी स्टेयर्स के ऊपर या किसी और स्टेयर्स के ऊपर या उसी स्विंग के ऊपर, जैसे वो उसको एंजॉय कर रहा है कि नहीं। सो दिस इज ओके हाउ तो लाइक हमें वो पता तो ये चलेगा। लाइक ये उसी वक्त पॉसिबल है जब एक थेरेपी रूम से निकल के उसको जनरल एनवायरनमेंट में हम डेफिनेटली एक्सपोजर देंगे तो डेफिनेटली हाँ। बिल्कुल फाइन जबरदस्त। अच्छा तो बोलिए। इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइक बच्चे को अपने एरिया में और अपनी स्किल्स में इंडिपेंडेंट कर रहा है, हम्म, चाहे फिर वो स्विंग हो, या चाहे स्कूल इन्वायरमेंट हो, चाहे इंडिपेंडेंटली ईटिंग हो। ओके फाइन तो जबरदस्त। हम लोग कोर कोर हम लोग बेस लाइन पे काम करते हैं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से मसल इन्वॉल्व है, कौन सा सेंसिंग सिस्टम इन्वॉल्व है, हाँ, ओके। तो तो उसको सेंसरी लेकर को हम हम लोग लोग चल रहे होते हैं। डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि सेंसरी खुद एक बहुत बड़ी डोमेन है और उसको वाकई में अलग से बहुत ही बड़ी। चाहूंगी
डिस्कस करूँ। ऑफ कोर्स। गुल, जब हम क्रॉस मोटर की या फाइन मोटर की बात करते हैं तो जस्ट हम मसल्स की बात करते हैं, तो थोड़ा-सा मैं फाइन मोटर में एक्सप्लेनेशन चाहूँगी। पेरेंट्स को ये पता चलना चाहिए, ऑडियंस को, कि फाइन मोटर में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? क्या सिर्फ़ जस्ट एक स्मॉल मसल मूवमेंट की बात आती है, या कोऑर्डिनेशन, जैसे बहुत वास्ट है ये भी, तो उसको थोड़ा-सा चाहूँगी कि एक्सप्लेन कर दें आप। फाइन मोटर आपने स्मॉल मसल मूवमेंट, ओके, जस्ट लाइक मोस्ट कॉमनली हम लोग हैंड हैंड या फिंगर के एग्जांपल देते हैं, जस्ट लाइक होल्डिंग पेन, ओके। हुँ, तो और या फिर होल्डिंग होल्डिंग ग्लास भी स्मॉल मसल मूवमेंट है, जो भी हैंड या रिस्ट तक लिमिटेड जो मूवमेंट्स हैं, ओके। मोस्टली लिटरेचर्स में जो टोज मूवमेंट को भी फाइन मोटर कहते हैं, आई ब्लिंकिंग को भी फाइन मोटर कहते हैं, क्योंकि हाँ, स्मॉल मसल्स हैं। खैर, लेकिन थेरेपी और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम हैंड को लेके चलते हैं, क्योंकि मोस्टली यही कंसर्न होता है। और देखें, लेट सपोज फाइन मोटर पे, क्योंकि हर हर कोई काम काम कर रहा है, बहुत कॉमन हो चुका है। स्पेशल स्पेशल एजुकेटर भी उस पे काम कर रहा होता है, एग्ज़ैक्टली, एबीए थेरेपिस्ट भी काम कर रहा होता है, और रिमीडियल थेरेपिस्ट भी काम कर रहा होता है फाइन मोटर पे और उस पे पेंसिल होल्डिंग पे। सही है। जैसे जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का मैं आपको एनवायरनमेंट बता दूँ। स्ट्रक्चर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, एक बच्चा है, ठीक है, फाइन मोटर पे कोई और थेरेपिस्ट काम कर रहा है अदर देन ओटी, तो लेकिन स्टिल इसमें इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, लेकिन दूसरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो हमें बेसलाइन देखना है कि ओके, रीज़न क्या है। बेसिकली हम ओटी एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बाकी टीम मेंबर्स को गाइड कर रहे होते हैं विद सुपरविजन, कि आप कौन से बच्चे को कौन सी ट्रीटमेंट प्लान के साथ साथ लेके चलेंगे, स्पेशली में। लेट्स सपोज एक बच्चा है, अगर मेन कंप्लेंट के साथ आ रहा है कि फाइन मोटर वीक है, लेकिन जैसे मतलब कि पेंसिल होल्ड नहीं कर रहा प्रॉपर, या फिर कटिंग नहीं कर रहा, और हुँ, स्पेशल एजुकेटर भी थेरेपिस्ट उसको इंसिस्ट कर रहा है, ओके, होल्ड दिस नाइसली, डू दिस, डू दैट, लेकिन अगर एक बच्चा परसीव ही नहीं कर रहा पेन को, या फिर सीजर स्किल्स उसकी नहीं है, वो तो खुद को हर्ट कर सकता है, क्योंकि उसको फील भी नहीं हो रहा। ओके, सेल्फ इंजरियस बिहेवियर्स भी आ सकती हैं कुछ, जैसे ऑटिस्टिक में भी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी इतनी भी फीलिंग्स हैं, उतनी लाइक टेक्टाइल सेंसेशंस उसकी हाथ की हैं इतनी, या फिर उसकी डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है इसको कि ये शार्प है या फिर स्मूथ है, पतला है कि मोटा है, ये मार्कर है या क्रेयॉन है। ओके, तो ये परसेप्शन बहुत ज़रूरी है। ये आती है अंडर सेंसरी, ओके। बिल्कुल। और उसकी मसल स्ट्रेंथ इतनी है कि वो प्रॉपर होल्ड कर पा रहा है कि नहीं, चाहे फिर भले आप 10,000 मॉडिफिकेशन पेन की करें, या फिर ऐसे पकड़वाएं या ऐसे पकड़वाएं, किसी भी तरह, जब तक हम ब्रेन को बॉडी से या फिंगर से रिलेट नहीं करेंगे ना, उस कनेक्शन को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, ऐसा ही है। गुल, स्पेशली इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो एक स्पेशल एजुकेटर होता है या आपकी फील्ड से ज़रा-सा हट के होता है, तो वो गोल पे फ़ोकस करता है, लेकिन आप लोग उसकी फंक्शनिंग पे फ़ोकस करते हैं कि किस तरीके से अगर कट कर रहा है, तो किस पोज़ीशन में वो कट कर रहा है, वो पोजिशन में, राइट पोज़ीशन है। बिल्कुल। हम्म, अगर वो बैठ गया है, ओके, किसी ने उसको बिठा दिया, लेकिन क्या आप पोस्चर उसका ठीक है भी या नहीं है, तो इस चीज़ पे एग्जैक्टली। वो प्रोफेशनल ही काम करेगा। ठीक है। ओके, अभी मैं आप कि आपका इंटरेस्ट एरिया एक है क्लासरूम मॉडिफिकेशन में भी है, और अकोमोडेशन में भी है, तो उसमें क्या आप कहते हैं कि किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है चीज़ों को, और क्या रिकमेंड करेंगे, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर भी हमें सुन रहे हैं, तो किस तरह की मॉडिफिकेशंस को आप प्रेफर करते हैं, कॉमनली कौन सी हो सकती है? कॉमनली डिपेंड करता है लेवल, सिवियरिटी और एज पे। लेट सपोज मैं बता दूं कि जैसे डाउन सिंड्रोम है, ओके, उसके मसल्स बहुत वीक होते हुँ, हैं, बहुत बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है उसकी, अगर मैं बताऊं, ओके, फ्लैसिड होता है काफ़ी। तो उसकी क्रॉलिंग स्टेज आ गई है, उसके माइलस्टोन्स भी, क्योंकि मसल्स की वजह से काफ़ी पीछे होते हैं माइलस्टोन्स, ओके। सो उसकी मॉडिफिकेशन, लेट सपोज मैं ये बता दूं कि, क्योंकि ऑफ कोर्स थेरेपीज भी चल रही होती हैं साइड बाय साइड उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए। सो होम मॉडिफिकेशन का मतलब है इंडिपेंडेंट करना उसको, बच्चे को। लेट सपोज वो ये गिलास नहीं उठा पा रहा, उसकी मसल्स बहुत वीक हैं, ओके, तो हम प्लास्टिक कप दे देंगे, एक मॉडिफिकेशन होगी सिंपल।
ये ठीक कॉमन है। चीज़ है, ओके, ताकि वो और बजाय इसके कि उसके जैसे मदर या फादर या केयर टेकर उसको पानी पिलाए, तो उसको वो चीज़ दे देंगे प्लास्टिक, ताकि वो उसकी स्ट्रेंथनिंग के अकॉर्डिंग वो खुद यूज़ करे। लेट्स सपोज ब्रश नहीं कर पा रहा, ब्रशिंग में प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, इसको प्रॉपर होल्ड नहीं कर पा रहा, तो एक जैसे एक वाइट ग्रिप के साथ ब्रशेज आते हैं, या फिर हम उसके ऊपर टेप चढ़ा दें, या फिर कोई भी फोमिक शीट चढ़ा दें, ताकि वो इजी हो ग्रिप करने में। ओके, सेम 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 इज लाइक फीडिंग। फॉर एग्जांपल, हाथ से रोटी छोड़ के खा नहीं पा रहा बच्चा, या फिर स्पून यूज करने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्पून को पकड़ नहीं पा रहा, तो स्पून के हैंडल को भी थोड़ा सा या तो डिज़ाइन करेंगे ओके, एज पर नीड, या फिर उसको मॉडिफाई इस तरह करेंगे कि इजीली ग्रिप करे उसको। ओके, या और बेड से चढ़ना उतरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ये इंसिस्ट करते हैं कि बेड की भी मॉडिफिकेशन हो, लो हाइट हो, ताकि इजीली जाए और करे, क्योंकि बच्चा स्टिल क्रॉलिंग फेज पे है, या इवन हाँ, क्रॉलिंग में नहीं सही। भी है। ओके, ताकि वो इजीली ताकि वो गिरे नहीं नीचे, अगर गिरे भी तो नीचे एटलीस्ट मैट बिछा दें, स्पंज दे दें, ताकि वो शॉक एब्जॉर्बर हो। और सेम सेम वॉशरूम में भी आप एक स्पंज डाल दें वहाँ पे, ताकि बच्चा अगर ये खुद से जाता भी है तो गिरे नहीं, हर्ट ना हो। इस तरह की मॉडिफिकेशन बेडरूम, बाथरूम, ईटिंग और फीडिंग यूटेंसिल्स, पेंसिल, जितने भी हैं सारी चीज़ों की, चेंज कर सकते मतलब हैं, ठीक जो हो चीज़ गया। डिफिकल्ट है उसको थोड़ा सा ब्रेक आउट करके इजी करके दे बच्चे को, ताकि इजीली प्रैक्टिस बच्चे के करे। नीड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एग्जैक्टली इजी कर उसमें ताकि उसमें क्या है ना, देखें एक फिजियो या ओटी ने काम कर दिया अपना, मसल स्ट्रेंथनिंग पे काम किया, और ये गिलास सामने हुँ, रखा हुआ है, और इतनी उसमें नहीं है कि जाके वो उठाए उसको। अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, तो अगर हम ब्रेन को मजबूर करते हैं कि ओके, अब कमांड दो हाथ को, और हैंड अभी एक्सटेंड होगा, और सामने की जो भी चीज़ है, चाहे कप है, ग्लास है, उसको रीच करें। ओके, तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो गई, एक रीच हो गया, ग्रेस्प हो गया, और देन ड्रिंकिंग या कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम हो गया इंडिपेंडेंटली। तो सारी चीज़ें मिला के मिला के रखें, इंडिपेंडेंट ओके। काम है। फाइन, गुल, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, हमें क्वेश्चन भी आया है कि बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी आप लोगों का काम हो, 6 साल का बच्चा है और स्पेशली उन लोगों को बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं, लाइक ईटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जंपिंग और स्पेशली हिट करना किसी को। जब इस तरीके के बिहेवियर्स को आप लोग टैकल करते हैं, तो उसमें क्या पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं और आप लोग कैसे काम करते हैं? हिटिंग, अगर अगर कभी कभी हिटिंग एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी है, मे बी, जैसे स्पेशली उन बच्चों में जो नॉन वर्बल हैं, ओके, आप अटेंशन नहीं दे रहे होते, और वो उनको कम्युनिकेट करना होता है, या फिर ये कभी कभी एग्रेशन भी होती है, एग्रेशन की वजह से भी वो थ्रोइंग करते हैं आपके अटेंशन लेने के लिए, लेकिन स्टिल उसकी एक असेसमेंट करके उसके बाद पता चल सकता है कि वो हिटिंग क्यों कर रहा है। और लेकिन मोस्टली देखा गया, अगर नॉन वर्बल बच्चा है, तो वो क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी नीड्स वगैरह, या अटेंशन लेने के लिए भी थ्रोइंग कर सकता है। दूसरा, एक ईटिंग 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 बिहेवियर्स, मोस्टली जो हमारे पास केसेस आते हैं, वो या तो पिकी ईटर होता है बच्चा, या फिर उसको सिर्फ एक ही चीज़ खानी है, या फिर समहाउ मैश फूड पे सेंसिटिव होता इश्यूज़ है। के साथ भी होते हैं, बिल्कुल, समहाउ सेंसिटिव इश्यूज़ के साथ भी। जी, जी, हाँ। तो उनको उनको भी उनके होम मॉडिफिकेशन, एक डाइट प्लान दे देते हैं घर के लिए, मतलब कि हुँ, क्या-क्या चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं, और अ, अगर मैश फूड पे है, तो स्लोली स्लोली उसमें फूड पार्टिकल्स या थोड़ा-सा सेमी सॉलिड करके दे दें, ताकि थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस वो करें। मोस्टली क्योंकि आजकल तो जल्दी-जल्दी में भी क्योंकि सबको, किसी को टाइम नहीं होता है इतना बैठ के प्रॉपर उनको दें, या फिर खुद ही दे रहे होते हैं। ओके, सो इजीली एक लाइफ लाइफ भी चेंज कर सकते हैं इजीली, स्लोली स्लोली आप उसकी रूटीन चेंज करें, थोड़े से राइट। फूड पार्टिकल्स उसमें डाल दें, ऑब्वियसली एक ताकि इजीली फाइनल डिसॉल्वेबल हो। फाइनल सजेशन जो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो उसी सूरत में दी जा सकती है जब एक प्रॉपर असेसमेंट होती है, और जब तक असेसमेंट नहीं होती जी, तब तक प्लान दे देने एग्जैक्टली। ये के बाद ये ये सारी, हाँ, ये सारा कुछ जो जो मैंने बताया, जो हमने डिस्कस किया, जर्नल जर्नल सिनेरियो। जनरल चीज़ हो सकती बाकी है, हाँ, ये अदरवाइज़ अगर सबके स्पेसिफिकली लिए नहीं है। एग्जैक्टली, तो हुँ, एक प्रॉपर असेसमेंट हो, प्रॉपर सजेशन हो, अंडर सुपरविजन, होम प्लान, होम थेरेपी, या फिर डाइट प्लान, जितना भी है वो सब हाँ जी, अंडर 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 ओटी सुपरविजन।
करेक्ट ऐसी है। ओके, गुल मैंने कहा था कि ऑब्वियसली हमने आपसे टाइम तो बड़ा कम का लिया हुआ था, लेकिन थोड़ा चाहूंगी कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा देख भी रहे हैं और ओटी कंपैरेटिवली ज़रा डिफरेंट भी है, तो थोड़ा सा आपसे टाइम हम एक्सटेंड करना चाहेंगे। तो सेंसरी के हवाले से मैं बात करूंगी कि सेंसरी डिसऑर्डर और डिसफंक्शंस जो होती हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ताकि पेरेंट्स को एक ओपनली पता चल जाए कि सेंसरी क्या चीज़ें होती हैं। मोस्टली माउथिंग बहुत आती है, ऑटिज्म में भी बहुत नज़र आती है। तो इस चीज़ को ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि सेंसरी इश्यूज़ कौन-कौन से फेस करने पड़ रहे होते हैं? सेंसरी इश्यूज देखें, मैं इस तरह बताऊं पेरेंट्स को कि सिर्फ दो कैटेगरी में बच्चे को डाला जा सकता है, फॉर पेरेंट्स नॉट फॉर प्रोफेशनल्स, क्योंकि हुँ, हुँ। कैटेगरीज बहुत सारी हैं। दो चीज़ें हुँ, होती हैं, एक होता है हाइपर, दूसरा होता है हाइपो। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे सेंसेस हैं, विजन, टेस्ट एंड स्मेल, टच, ओके, और वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्शन जिसमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन या मसल मसल जॉइंट अवेयरनेस होती है, नॉट जॉइंट अवेयरनेस, इट्स बॉडी अवेयरनेस। तो या तो बच्चा जनरली दो दो कैटेगरीज में होता है, हाइपर और हाइपो। जैसे कि कॉमन कॉमन जैसे आपने बताया, बहुत ज़्यादा माउथिंग, हर चीज़ को माउथिंग करना, ओके। बिल्कुल। माउथिंग में भी दो कैटेगरीज हैं, या तो माउथिंग करके जोर से बाइट कर रहा होता है हर चीज़ को, हुँ, या फिर जस्ट लिक कर रहा होता है, ओके। अगर तो ये लिकिंग है तो वो हर चीज़ को वो चेक कर रहा है, अब उसकी उसकी टेक्सचर को फील कर रहा होता है। अगर अगर वो बहुत ज़्यादा लाइक फोर्सफुल बाइटिंग है, तो वो है एक प्रेशर ले रहे होते हैं। जितने भी हमारी जॉइंट्स हैं ना, चाहे फिर वो जॉ बोन जॉइंट हो, चाहे फिर वो हमारा एल्बो हो, आपने देखा होगा जो बच्चा बाइट कर रहा होगा जोर से, वो बच्चा हिटिंग भी बहुत जोर से कर रहा होगा, बैंगिंग कर रहा होगा चीज़ों हुँ, को, या फिर हाइपर होगा। हाइपर इन इन द टर्म्स लाइक वो बहुत ज़्यादा जंपिंग कर रहा होगा, चीज़ों में बैंगिंग कर रहा होगा खुद से, और उसको उसको प्रेशर वाली चीज़ें भी ज़्यादा पसंद हो रही होंगी। तो ये एक कॉमन कॉमन चीज़ है, कॉमन एरियाज है। हुँ, तो पेरेंट्स के लिए ये है कि आप देखें बच्चा किस कैटेगरी में फॉल आउट कर रहा है, और इवन सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि रैंडम थेरेपिस्ट के पास ना जाएं, क्योंकि हर कोई सेंसरी ऑफर कर रहा है, हर कोई, चाहे फिर वो कोई कोई भी प्रोफेशन हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर कोई बोलता है कि ओके, लेकिन उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखें। हुँ, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के साथ अगर वो कोई, जैसे लेट्स सपोज मैंने इंजीनियर्स को भी देखा है, वो एबीए प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन कोई लिंक नहीं बनता। ओके, सो क्योंकि क्योंकि इजीली अवेलेबल है, थोड़ा सा उनको अफोर्डेबल भी होता है, लेकिन पेरेंट्स क्या करें, जाते हैं वहाँ पे। तो आप देखें एक प्रोफेशनल हो, प्रॉपर क्वालिफाइड हो, ओके, और उनसे सर्विसेज लें। और सेंसरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्टली, क्योंकि हर पेरेंट आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर भी है, तो एक असेसमेंट होती है सेंसरी चेकलिस्ट, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसमें देखें डिफरेंट कैटेगरीज के सेंसेस हैं, डिफरेंट हुँ, कैटेगरी के डिफरेंट सिवियरिटी के साथ। जैसे हमारा विजन है, उसमें हुँ, कैटेगरीज दो आती हैं, हाइपर या फिर हाइपो। बहुत ज़्यादा लाइट्स को देखना, डिफरेंट कलरफुल लाइट्स को देख देख के एंजॉय करना, ओके, वो उनको उनको लाइट लाइट की सीकिंग होती है, लाइट्स को ज़्यादा, वो जितना ज़्यादा उनको दें उतना ही वो एंजॉय कर रहे होते हैं एक्चुअली। और या फिर कुछ बच्चे उस कैटेगरी में भी होते हैं जो लाइट्स को बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, हाँ, हाँ, ओके, थोड़ी सी भी जी, लाइट्स को। और सेम एज लाइक कुछ बच्चों को प्रॉपर एक स्पेसिफिक उनको कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं, सॉफ्ट या बिल्कुल, फिर रफ, ओके। हाँ, हाँ, तो वो और कुछ कुछ बच्चे ज़्यादा मेसी ईटर या मेसी प्ले कर रहे होते हैं, जैसे हर चीज़ को मैसअप करना, यहाँ पे लगाना, और हाथों पे लगाना, जैसे कलरिंग है, या फिर इवन खाना खाते वक्त भी उनको फील नहीं हो रहा होता, लेकिन वो एक मेसी होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और सेम एक ऑपोजिट दूसरे बच्चे होते हैं जो कि नीट एंड क्लीन उनको रहना पसंद है, उनको थोड़ा सा पेंट यहाँ पे लग जाए, जैसे अगर पेंटिंग कलरिंग कर रहे हैं तो जाके वॉश करके आएंगे, ऐसा या ही फिर है, खाना बिल्कुल। खाएंगे यहाँ लगेगा, या फिर यहाँ हाथों में लगेगा, फौरन से टिश्यू से यूं यूं करेंगे, हाथ से कपड़ों पे वो साफ करेंगे। तो दो कैटेगरी हैं, या तो वो बच्चा लाइक कर रहा होगा किसी कुछ एक चीज को, या फिर टोटली अवॉइड कर रहा होगा, ओके, फाइन, ज़बरदस्त। अच्छा, ओके। गुलाब और से और बड़ा दूसरा और दूसरा और मेन इम्पोर्टेंट हुँ, वो ये है कि उनको कुछ बच्चों को, जैसे लेट सपोज कंप्लेंट आती है ग्राउंड एक्टिविटीज नहीं, प्ले नहीं कर पाते प्रॉपर, उनको पता नहीं चल रहा होता एक बैट बैट को कैसे होल्ड करना है, या फिर कितना प्रेशर चाहिए हाथ उसको मूव करने के लिए,
या फिर दरवाजा प्रॉपर नहीं खोल, जो डोर लॉक है, नॉक, उसको टर्निंग में प्रॉब्लम आती होती है, क्योंकि देखा जाए तो उनके मसल्स ठीक हैं, उनकी सेंसरी ठीक है, ना वो अवॉइड कर रहा है, ना वो ज़्यादा उसको फील कर रहे हैं, लेकिन वो उनको आइडिया नहीं होता कि कितना फोर्स चाहिए किसी चीज़ को ओपन क्लोज करने में, किसी चीज़ को उठाने में। वो प्रॉपर पुश नहीं कर पाते किसी ट्रॉली को या अपनी शोल्डर बैग को कैरी नहीं कर पा रहे होते। तो उनके एक उनका उनका ब्रेन मसल्स को इतना एक्चुअली मसल्स में इतनी फीलिंग या फिर मैसेजेस प्रॉपर नहीं कंडक्ट हो रहे होते ब्रेन की तरफ कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगना चाहिए एक चीज़ को उठाने में या पुश करने में। ये चीज हमारी ये प्रोप्रोसेप्शन में मोस्ट आती कॉमन, है। जी एग्जैक्टली, प्रोप्रियोसेशन में आती हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स फाइव सेंसेस का तो उनको अवेयर होते हैं इससे, जी सेंस है, जी जी, whatever, लेकिन ये प्रोप्रोसेप्शन की तरफ इतना नहीं उनको आइडिया होता। प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर, एग्जैक्टली, बेसिकली ये है बॉडी अवेयरनेस जिसको बॉडी आप अवेयरनेस, जी बॉडी अवेयरनेस और कितना लाइक एज मच फोर्स अप्लाई टू लाइक पुश और पुल एनी एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट मसल है। स्ट्रेंथनिंग, एग्जैक्टली, एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तो हम डायग्नोसिस वगैरह की बात करते हैं, तो हम जब सेंसरी इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इसमें किस एज में डायग्नोसिस होता है और कौन स्पेसिफिक इसे डायग्नोस करता है? क्या जैसे आप कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट भी डायग्नोस कर रहा है या थेरेपिस्ट भी डायग्नोस कर रहा है? टेस्टिंग के बारे में भी आपसे पूछूंगी और डायग्नोसिस के बारे में भी पूछूंगी कि किस चीज में होता है। आज डायग्नोसिस ऑफ कोर्स एक एक तो बच्चा डायग्नोस होके आता है हमारे पास, ठीक है। सेंसरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास टेस्ट हैं डिफरेंट, जैसे सेंसरी चेकलिस्ट मैंने बताया, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर चेकलिस्ट, और उसमें हम लोग एक तो पेरेंट्स इंटरव्यू के थ्रू ओके क्या फाइन। कंप्लेंट्स हैं, जैसे जैसे पेरेंट्स प्रोफाइल होती है एक वो, दूसरा एक बच्चे को जनरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको उसको ऑब्जर्व करते हैं, ओके। इसके थ्रू भी ऐसे भी असेसमेंट लेते हैं, एक प्रोसेस है एक्चुअली, पेरेंट्स इंटरव्यू, देन चाइल्ड ऑब्जर्वेशन, नंबर थर्ड इज सेंसरी प्रोफाइल, हम चेक करते हैं ऑल 7 सेंसेस, कहाँ पे बच्चा फॉल आउट कर रहा है, चाहे फिर उसको ये डिफिकल्टी है सेंसरी तक। ऑक्यूपेशनल करता है सिर्फ? जी ओनली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है? जी अगर जी। सपोज कोई और कहता है तो मल्टी? देखें, कर सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोगों का ये एरिया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, और मोस्टली ओटी ही कर रहा होता है सेंसरी। ठीक है। ओके, एक बात पूछूंगी कि जब लेकिन हम यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेनिंग ली सेंसरी इंटीग्रेशन की, लेकिन यहाँ पे स्पीच थेरापिस्ट भी थे, यहाँ पे फिजियोस भी थे, तो जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई होती है डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ठीक हो गया, वो भी ऑटिज्म पे या सीपी पे काम कर रहा है, उसको भी ड्यूरिंग सेशन सेंसरी डिफिकल्टीज डेफिनेटली फेस कर रहा होगा वो फेस करनी थेरेपिस्ट। पड़ रही है उसकी, ऐसे तो नहीं है। हाँ, अगर ट्रेंड है, व्हाई नॉट, ठीक बिल्कुल। है। हम स्क्रीन आउट भी करते हैं बिंग पेरेंट्स, जब कोई स्पीच इशू होता है या कोई फिजियो इशू होता है तो स्क्रीनिंग, या हेयरिंग इशू होता है तो स्क्रीनिंग पेरेंट्स के थ्रू ही हो रही होती है। ओके, ये नॉर्मल से मुख्तलिफ। तो इसमें पेरेंट्स को स्क्रीनिंग के हवाले से कुछ गाइड करना चाहेंगे आपके? अगर ये इशू आपको नजर आए तो आप जरूर डायग्नोसिस की तरफ जाएं। सेंसरी इश्यूज के हवाले से बात कर रही हूँ। कॉमनली जो आजकल देखा गया है वो ज्यादातर बाइटिंग है, माउथिंग, बहुत हम्म ज्यादा, हर चीज को, अगर अगर लाइक फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब क्योंकि एक टीथिंग का फेज भी आता है बच्चों में, जब 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 गम्स हार्ड हो रहे होते हैं या फिर टीथिंग, वो कोई बात नहीं, तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जब इवन बच्चा स्कूल गोइंग भी है फिर भी माउथिंग टीथिंग कर रहा है, सारी चीज़ों को काट रहा है, वो सब। और दूसरा जैसे कॉमन दूसरा क्वेश्चन होता है या फिर कॉमन सिनेरियो, बच्चा जमीन पे लेट जाता है, उस टेक्सचर को हम्म फील कर रहा होता है असल में, टाइल्स के ऊपर या फिर रफ टेक्सचर के ऊपर, कारपेट के ऊपर, इवन मॉल में भी वो नीट एंड क्लीन दिखेगा, उसको वहां जाके लेट जाएगा। या फिर उसको उसको कॉमनली, जैसे अभी इससे पहले मैंने बताया, जैसे उसको मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल ग्रेडिंग इतनी नहीं होती कि पता नहीं होता उसको कितना फोर्स लगेगा किसी चीज़ को लिफ्ट करने में या पुश करने में। जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा क्लमजी होता है, लो मसल टोन के साथ, वो स्ट्रेट हम्म। लाइन में स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाता ज़्यादा देर के लिए, वो रॉकिंग कर रहा होगा, मूविंग कर रहा होगा। तो इस तरह की बिहेवियर्स दिखें तो ऑफकोर्स आप डायग्नोसिस की तरफ जाएं, ओटी को दिखा दें या किसी डॉक्टर को दिखा दें। और ये तो वही बात है कि डेवलपमेंट जैसे जैसे माइलस्टोन की हो रही होती है तो उसमें इफेक्ट उसके नजर आना शुरू हो जाते जी। हैं कोर्टेक्स दूसरा में। दूसरा होता है कि जैसे एक बच्चे का लेवल होता है, उसमें बच्चा अपने लेवल के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग वो
खेल रहा होता है। अगर आप देखें वो प्रिटेंड या कोऑपरेटिव प्ले नहीं है, प्ले के हम्म, अलावा कुछ और चीज़ है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। जैसे तो सेल्फ एक मनाता जा रहा है जी, बच्चों में। हाँ, तो बच्चे खेलते जैसे लेट्स सपोज़ वो सिर्फ़ घर में सिर्फ़ बाउंसिंग ही कर रहा है, लेकिन लग रहा होता है कि ओके ये बाउंसिंग कर रहा है, ये खेल रहा है। या फिर लाइनिंग अप चीज़ों को करना, हाँ, उसको या फिर मेसी हो, हर चीज़ को मेस अप या फिर कुछ पेरेंट्स को लगता है ये तो नीट एंड क्लीन बच्चा है, डिसिप्लिन्ड बच्चा है, वेल बिहेव्ड, क्योंकि हर इसको कुछ भी नहीं पसंद, ज़्यादा मेसी नहीं है। एक्चुअली उसको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पसंद। सेंसरी इशू उसको के ना किसी साथ। से उसको ना ना कहीं पे बैठना पसंद है किसी के साथ, या इसको कोई 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 टेक्सचर नहीं पसंद। हम्म, लगता है कि वेल बिहेव्ड है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, हमें प्रॉब्लम कंसर्न हो हो। सकती है। जी। सही कहा आपने कि कंसर्न हो जाना चाहिए। आपने बहुत एक वसी तजर्बा है गुलाब के पास, आपने बच्चों के साथ भी काम किया, बड़ों के साथ भी काम किया, मल्टी सेटअप्स में भी काम किया। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना कितना ज़रूरी है और उनको आप बहुत इन्वॉल्व ज़्यादा, करते हैं? बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम तो सिर्फ 1 घंटे के लिए देख रहे हैं बच्चे को, ठीक है? और जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रॉब्लम या इम्प्रूवमेंट वो एक जनरल एनवायरनमेंट में पेरेंट्स को ज़्यादा पता चलेगा। और इवन इवन अगर पेरेंट्स जिन पेरेंट्स को मैंने देखा है जो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं सेंसरी, ओटी, इवन एबीए या स्पीच, ठीक है? उनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट या फिर वो नज़र आ रही होती है और वो अच्छे से भी कर रहे होते हैं प्रॉपर्ली क्योंकि वो इन्वॉल्व है खुद ही। थेरेपिस्ट के पास बच्चा सिर्फ 1 घंटे के लिए है और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में। अंडर अंडर थेरेपिस्ट सुपरविजन और गाइडलाइन दे कैन कैरी आउट एवरीथिंग एट होम। ओके, और हुँ, उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से देखें। एक ब्रेन प्रोसेस है और अगर अगर ब्रेन की ट्रेनिंग 24 आवर्स में सिर्फ 1 आवर थेरेपिस्ट के पास से हो रही है और एक दूसरा बच्चा है जिसको मे बी 5 आवर्स या 2 आवर्स घर में भी हो रही है इंक्लूडिंग थेरेपिस्ट आल्सो लाइक 1 आवर टू, सो कंपैरेटिवली जो जिसकी घर में भी ट्रेनिंग हो रही है उसकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा जल्दी आएगी। ओके, एकदम। जो भी थेरेपी का इफेक्ट है वो ज़्यादा हुँ, अच्छे से दिखेगा पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स। ओके, फाइन, ज़बरदस्त। गुल, ऑब्वियसली हमने आपका काफ़ी टाइम लिया, जितना कहा हुआ था उससे ज़्यादा ही लिया काफ़ी। अब मैं सिंपल चलो। एक आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि आपने पाकिस्तान में काम किया हुआ है, पाकिस्तान के पेरेंट्स को, लोगों को, प्रोफेशनल्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगे? स्पेशली जो डिफरेंस आपने देखा, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ-यहाँ लैकिंग्स थी, यहाँ-यहाँ बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा था, किया जा रहा है। तो उस दोनों को कंपैरिज़न करते हुए एक अच्छी-सी एडवाइस हमारे देखने वालों को। एडवाइस ये होगी कि टाइम स्पेंड करें विद किड्स हुँ, हुँ, हुँ। और प्रोफेशनल्स के पास जाएं और उनकी क्वालिफिकेशन ज़रूर बोलें क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पेरेंट्स ऑलरेडी गूगल करके आ रहे होते हैं और डिफरेंट सेंटर्स से घूम फिर के आ रहे होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है ऑलरेडी। तो डायरेक्टली मेरे पास आते हैं, जैसे मैं सेंसरी सर्टिफाइड पहले नहीं था, डायरेक्टली मेरे पास आके बोलते हैं डू यू डू सेंसरी, आर यू सेंसरी सर्टिफाइड। सो मतलब आप पूछें, ये आपका राइट है। ओके, हर हुँ, थेरेपिस्ट से और थेरेपीज भी देख सकते हैं, इवन अगर अलाउ है तो थेरेपीज को ऑब्जर्व भी करें ताकि आपको आइडिया हो घर में भी आप कैसे कैरी आउट कर सकते हैं और कांटेक्ट में रहें थेरेपिस्ट के साथ और बच्चों को ज़्यादा टाइम दें। ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में ना जाएं जो क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने बच्चों को रादर देन पेरेंटिंग बुक पढ़ के। ओके, किसी से गाइडलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बस टाइम दें पेरेंट्स बच्चों को ओके, और प्रोफेशनल से ही थेरेपी ले लें। ओके, ओके, फाइन। थैंक यू या सो मच गुल, थैंक यू सो मच। आखिर वेलकम। में आप कुछ कहना चाहेंगे एंड पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी के पास जो भी क्वेश्चंस हो मोस्ट वेलकम और आप थ्रू डब्ल्यूबीसी कांटेक्ट कर सकते हैं और इनके पास मैंने इनके ऑब्जर्वेशंस इनकी देखी हैं, थेरेपीज भी और थेरेपी रूम और सेंसरी रूम भी है इनको इनके पास। और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इनको ज़्यादा गाइड करूं और जो भी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं वहाँ पे पेरेंट्स को बच्चों को, तो इंशाल्लाह वो हम सब कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या ना ना सिर्फ आपने आज टाइम दिया, बल्कि आप फ्यूचर में भी कह रहे हैं कि आप हमें गाइड करेंगे और किसी भी पेरेंट्स को अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम जी जी, ज़रूर देंगे गुल साहब को। और इंशाल्लाह। स्पेशली बिल्कुल, अभी बहुत से क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं जिनका हम रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब हम किसी भी बच्चे को देखते हैं कि डिटेल, हमें क्वेश्चंस के साथ कुछ और क्वेश्चंस भी
सबको हम बहुत अच्छा जवाब हाँ, दे सकते हैं। हम उनका ऐसा ही साथ-साथ है। देते हैं और उनको देंगे। थैंक यू सो मच गुल, बहुत ओके, शुक्रिया। और अगेन आपको कभी ज़हमत देंगे हम, जैसा कि आपने इंश कहा कि ये आपकी बेटी है? जी, जी। और थैंक यू सो मच, इट इज़ ओके, वंडरफुल डिस्कशन। ऑलराइट। बहुत खूबसूरत एक डिस्कशन थी, बहुत ज़बरदस्त गाइडलाइन थी। हेलो बेटा, क्या हाल है? माशाल्लाह। और स्पेशली ये कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान के लिए आप कर रहे हैं, हम इसको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। बाहर रहते मोस्ट हुए, बाहर वेलकम। गुज़ारते हुए आप लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट्स योर लव, दैट्स योर रिस्पेक्ट, जो आप अपने चाहने वालों को, अपने पाकिस्तानियों को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अगेन, जज़ाकल्लाह, थैंक अल्लाह यू सो पाक मच। आपको रास्ता कामयाब ज्वाइन इंशाल्लाह। करें। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। जी फ्रेंड्स, बहुत एक फ्रूटफुल डिस्कशन थी और हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा। अभी भी बहुत से क्वेश्चन हैं जिनका हम रिप्लाई कर ही नहीं सके हैं। उसकी रीज़न ये है कि टाइम हमने लिमिटेड लिया हुआ होता है, लेकिन बहरहाल हम इनके जवाब देंगे, ज़रूर देंगे। मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगी जो आपको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और स्पेशली एक बात जो कहना चाहूँगी कि मैक्सिमम जो गुलसार का भी कहना था, और बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट मैं भी ये कहूँगी कि इस पैंडेमिक में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और जब भी किसी भी थेरेपी की बात की जाती है तो ना सिर्फ ये कहा जाता है कि हमने थेरेपी ले ली, इससे फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, बल्कि खुद इतने इन्वॉल्व हो जाएँ कि आप उस बच्चे के, अपने बच्चे के एटलीस्ट थेरेपिस्ट ज़रूर बन जाएँ। क्योंकि जब भी जनरलाइज़ करते हैं हम किसी भी स्किल को या किसी भी हम डेवलपमेंट को जनरलाइज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश करें डे फर्स्ट से ही अपने थेरेपिस्ट के साथ बाउंड हो जाएँ और काम करें बच्चे के साथ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह सिटिंग में हम एक नए प्रोफेशनल के साथ मिलेंगे। होप सो आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा। अपने कमेंट्स से, अपने क्वेश्चन से हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।